हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू सरकारी परीक्षा चैनल। गाइज, हमारी आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में हम आज भी डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम से रिलेवेंट क्वेश्चंस को। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उस जानकारी को याद करें, साथ में नोट जरूर कर लिया करें बिकॉज ये जानकारी आपको आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर्स के, स्टैटिक जीके के, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी हेल्पफुल होती है। राइट, तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, Which Indian players have won the gold medal in the Asian 14-year Sailing Championship held in Oman? ओमान में होने वाली एशियन 14-year सेलिंग चैंपियनशिप में किन भारतीय खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, वरुण ठक्कर एंड केसी गणपति, रितेश ठक्कर एंड केसी त्यागी, वरुण शंकर एंड मोहन स्वरूप, या आदित्य मोहन एंड तृष्णा चावला। राइट, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, सारे के सारे यहाँ पे किसी न किसी स्पोर्ट से रिलेट करते हैं, लेकिन एक यहाँ पे जो कपल है वो यहाँ पे एशियन 14-year सेलिंग चैंपियनशिप से रिलेट करता है जिसने भारत के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया है। राइट, तो सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं, सही ऑप्शन यहाँ पे है वरुण ठक्कर एंड केसी गणपति। राइट, तो ये कपल आपको याद हो जाना चाहिए, मतलब कि कपल फॉर्मेट में इस इवेंट में जिसका नाम है एशियन 14-year सेलिंग चैंपियनशिप, इसमें भारत की तरफ से वरुण ठक्कर एंड केसी गणपति ने पार्टिसिपेट किया था और भारत के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया है। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इवेंट का नाम याद हो जाना चाहिए, किस कंट्री में हेल्ड हुआ है, कहां पे आयोजित हुआ है, उस कंट्री का नाम याद कर लीजिए, ओमान में हुआ है। दूसरा नाम याद कर लीजिए। राइट, दूसरा यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है ये भी मतलब कि कपल फॉर्मेट से रिलेटेड है, मतलब किसी न किसी स्पोर्ट के कपल फॉर्मेट से रिलेट करते हैं। वो स्पोर्ट कौन सा है या वो इवेंट कौन सा है, और अगर ये इसी इवेंट से रिलेट करते हैं तो वो किस तरीके से रिलेट करते हैं, ये आपको पता करना है क्योंकि आपको डिटेल में इसके बारे में जरूर पढ़ना है। राइट, स्पोर्ट कोई भी हो, जब आप स्पोर्ट को पढ़ते हैं तो उसके हर डायमेंशन में आपको जरूर पढ़ना चाहिए कि वो जो स्पोर्ट है या वो जो इवेंट है वो किस कंट्री में आयोजित हुआ है, किन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। दूसरा, उसके टर्म में मेडल्स के टर्म में जब आप देखते हैं तो किन कंट्रीज ने मेडल्स हासिल किया है, उसके प्रीवियस 2-3 ईयर में भी आपको देखना चाहिए कि किन कंट्रीज ने लास्ट ईयर गोल्ड मेडल जीता था, किसने सिल्वर मेडल जीता था। इस तरीके से करके आपको एक पूरा कंप्लीट डेटा बना लेना चाहिए, पॉइंट्स नोट कर लेने चाहिए, याद कर लेने चाहिए, क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकता है। राइट, सो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डिटेल में इसको जरूर पढ़ लें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state has claimed the country's first bamboo cricket bat and stump? किस राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट और स्टंप का दावा किया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, केरला, मणिपुर, आंध्र प्रदेश या त्रिपुरा। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन है यहाँ पे त्रिपुरा जी। तो त्रिपुरा राज्य के दो फेमस इंस्टीट्यूट हैं, दो फेमस रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने कंट्री का पहला बॉम्बू से बना हुआ बैट और स्टंप तैयार किया है। राइट, तो वो इंस्टीट्यूट क्या है, पहले तो उनका नाम आपको याद कर लेना चाहिए, एब्रिविएशन के फॉर्म में मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं, BCDI और नेक्टर। राइट, इसका फुल फॉर्म आपको ढूंढना है बिकॉज मैं इसलिए आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ ढूंढने के लिए, बिकॉज जब आप इसको ढूंढेंगे तो इनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनका एक तरीके से रोल क्या है या कौन सी स्पेसिफिक फील्ड है जिसमें ये रिसर्च करते हैं या इनकी अब तक की क्या उपलब्धियां रही हैं। राइट, तो BCDI प्लस नेक्टर ने मिलकर क्रिकेट बैट बनाया है और वो भी बॉम्बू से। राइट, अब यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे बात की जा रही क्रिकेट बैट और स्टंप का। राइट, तो क्रिकेट बैट के लिए एक अलग वैरायटी का बॉम्बू यूज किया गया है और स्टंप के लिए अलग वैरायटी के बॉम्बू का यूज किया गया है। राइट, तो वैरायटी का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं आपको यहां बता दे रहा हूं, वो आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए। देखिए यहां पे जो बैट बना है वो बैट का जो वैरायटी है उसको बोला जा रहा है बूम, उसकी जो लोकल वैरायटी है उसका नाम है बूम। राइट, तो बूम, और दूसरा देखिए यहाँ पे इसको बैट से रिलेट कर लीजिए, या आपको भूलना नहीं चाहिए। दूसरा, स्टंप जो बनाया गया है वो स्टंप जो बनाया गया है एक दूसरी वैरायटी से बनाया गया है जिसका नाम है कना कैच। राइट, कना कैच, तो इसका कना कैच, ये इससे क्या बनाया गया, स्टंप बनाया गया है। राइट, तो ये दो वैरायटी आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए, एक तो है बूम और एक है कना कैच। तो बूम से बैट बनाया गया है, कना कैच से स्टंप बनाया गया है। राइट, और अपने आप में ये दोनों जो बॉम्बू हैं वो काफी टफ बॉम्बू हैं, मतलब कि इसकी जो लकड़ी है बेसिकली वो क्या है, काफी मजबूत है। राइट,
और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बाकायदा ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है कि ये जो बैट और स्टंप हैं उनको क्रिकेट के हर फॉर्मेट में यूज किया जा सकता है। और एक तरीके से बैट के लिए और स्टंप के लिए जो कंडीशंस होती हैं, मतलब इनको बनाने के, इनके डायमेंशंस के टर्म में जो कंडीशंस होती हैं, उन सारी कंडीशंस को ये फुलफिल करते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ये जो BCDI और नेक्टर हैं वो प्रोफेशनल्स के फीडबैक को जानना चाह रहे हैं, उसी का वो वेट कर रहे हैं कि प्रोफेशनल्स इसमें किस तरीके का फीडबैक दे रहे हैं या उनका क्या इसमें वैल्यू ऐड हो सकता है इसके डेवलपमेंट के टर्म में, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज मैं आपको बताऊं कि जो क्रिकेट बैट है, खासतौर पर जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, जिस लकड़ी का बैट यूज करते हैं प्रोफेशनल्स लोग, वो एक खास लकड़ी से बनाया जाता है जिसको बोला जाता है विलो वुड। क्या बोला जाता है? विलो वुड, राइट। तो इस लकड़ी का नाम भी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए। इस लकड़ी से ही क्या बनाया जाता है? क्रिकेट बैट बनाया जाता है अभी। और इंडिया में ये जो लकड़ी मिलती है वो कश्मीर में मिलती है बेसिकली। तो विलो वुड से ही बनाया जाता है ये प्रोफेशनल्स वाला बैट, मतलब कि जो नेशनल, इंटरनेशनल या स्टेट लेवल पे जो मैच होते हैं उनमें जो बैट्स यूज किया जाता है वो ज्यादातर विलो वुड का ही बनता है, राइट। तो अपने आप में ये जो डेवलपमेंट है, बॉम्बू के थ्रू ये जो बैट बनाया गया है, वो कहीं ना कहीं विलो वुड को काटने से या कटने से रोकने में मदद जरूर करेगा, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है ये। जरूर आने वाले समय में इसके अच्छे रिजल्ट्स, इसको एक तरीके से कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ा जा सकता है कि मतलब ये जरूर नॉर्थ ईस्ट को भी एक तरीके से एक बहुत बड़ा उसके लिए प्लस पॉइंट होगा, राइट। तो इसमें किस तरीके का डेवलपमेंट होता है, इसका क्या कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स निकल कर आते हैं वो टाइम ही बताएगा, बट इसको आप डिटेल में जरूर पढ़ सकते हैं। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is the first Indian state to ratify tissue culture based seed potato regulations? टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों की पुष्टि करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है पंजाब जी। तो पंजाब सरकार ने एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेगुलेशन को अप्रूव किया है और इसका पूरा नाम आप जान लें, पूरा नाम है पंजाब टिश्यू कल्चर बेस्ड सीड पोटैटो रूल्स 2021, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है जिसको पंजाब सरकार ने, पंजाब कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। और अप्रूव करने का या इसको लाने का पर्पज यही है कि सरकार ये चाह रही है कि पंजाब एक पोटैटो सीड के रूप में या पोटैटो सीड का हब बने या उसके लिए जाना जाए, राइट। तो अपने आप में बहुत अच्छी कोशिश है, बिकॉज आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हमें आलू की ज्यादा पैदावार बढ़ानी है या एक बेटर यील्डिंग लेनी है तो जो ट्रेडिशनल तरीका है उससे कहीं ना कहीं हमें एक तरीके से हमें टिश्यू कल्चर पे आना पड़ेगा। बिकॉज आपको मालूम होना चाहिए कि जो ट्रेडिशनल तरीका है, यानी कि जो आलू की बुआई होती है उसमें हम छोटे साइज के आलू को ही बीज के तौर पे यूज करते हैं, उन्हीं की बुआई की जाती है और उन्हीं से नए पौधे बनते हैं और वही मैच्योर्ड प्लांट बन के आलू देते हैं, राइट। तो यहाँ पे टिश्यू कल्चर जो है वो एक तरीके से एक आलू से कई सारे प्लांट्स बनाए जा सकते, मतलब कई सारे प्लांट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, राइट। जनरली जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका होता है उसमें हम एक आलू से सिर्फ एक पौधा ही प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन टिश्यू कल्चर जो है वो एक बड़े साइज के आलू से कई सारे प्लांट्स तैयार कर सकता है, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है और इसके टर्म में अगर ये रेगुलेशन लाया गया और इसके टर्म में कोई स्कीम बनाई जा रही है, इसके टर्म में कोई एक तरीके से रिसर्च की जा रही है बढ़िया, तो डेफिनेटली ये इंडिया में आलू की पैदावार को बढ़ाएगा, इसमें बेटर यील्डिंग लाएगा, साथ में एक तरीके से प्लांट्स में रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भी बढ़ाएगा। बिकॉज टिश्यू कल्चर जो है वो किसी भी प्लांट का हो, चाहे वो किसी भी क्रॉप का हो, अगर आप टिश्यू कल्चर यूज करते हैं, ये टेक्निक यूज करते हैं, तो उसमें जिस तरीके से हम जो प्रोसेस यूज करते हैं उसमें वो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, यानी कि पौधों में रोगों से लड़ने की क्षमता आ जाती है, राइट। तो एक तरीके से अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज थोड़ा सा मैं अगर आपको बताऊं टिश्यू कल्चर के बारे में, तो टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है जिसमें हम स्पेशली मैं आलू के टर्म में बताऊं तो टिश्यू कल्चर टेक्निक में हम आलू के प्लांट सेल्स को या उसके टिश्यूज को एक तरीके से मेंटेन करते हैं, ग्रो करते हैं और ग्रोइंग में हम कई सारे प्लांट्स पाते हैं, राइट। और ऐसा करने के लिए हमें वहां पे कुछ फेवरेबल कंडीशंस देनी पड़ती हैं और उन फेवरेबल कंडीशंस के साथ वहां पे छोटे पौधों के लिए न्यूट्रिशंस भी देना पड़ता है और इस न्यूट्रिशंस को वहां पे बोला जाता है कंपोजिशन, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इस वर्ड को भी आप जान लें, राइट, कंपोजिशन।
इसके टर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टिश्यू कल्चर में हम जिस तरीके से न्यूट्रिशंस को यूज करते हैं उस न्यूट्रिशन को क्या टर्म दिया जाता है, राइट। तो कंपोजिशन है, राइट। और हर एक प्लांट में या हर एक टिश्यू कल्चर के टेक्निक में अलग अलग हम न्यूट्रिशंस वहां पे यूज करते हैं। देखिए न्यूट्रिशंस का मतलब यहाँ पे सिर्फ यही है कि जब आप नए पौधे तैयार करते हैं टिश्यू कल्चरिंग के थ्रू, मतलब टिश्यू को जब आप ग्रो करते हैं, नए पौधे बनते हैं छोटे, तो उनको ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, राइट। तो वहां पे हम एक तरीके से न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराते हैं एक्सटर्नल रूप से, ताकि पौधे जो हैं उस न्यूट्रिशंस को गेन करें और वहां पे ग्रो कर पाएं, राइट। तो ये कंपोजिशन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है, ये आप जरूर याद कर लें, राइट। और टिश्यू कल्चर को डिटेल में आप जरूर पढ़ लें, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर बन सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian chess player has won the title of 72nd ग्रैंड मास्टर? किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने 72वें ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, संकल्प गुप्ता, मित्रभा गुहा, विश्वनाथन आनंद या रूपम शर्मा। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारे के सारे वेल नोन यहाँ पे शतरंज के खिलाड़ी हैं। लेकिन इनके क्या रिकॉर्ड्स रहे हैं, इन्होंने अभी हाल में क्या कोई रिकॉर्ड कायम किया है, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, राइट। लेकिन फिलहाल मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर बता दूं, सही आंसर यहाँ पे है मित्रभा गुहा, राइट। तो आप इसको अच्छे से याद कर लें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the chief of CISF? CISF के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, सील वर्धन सिंह, अतुल करवाल, संजय अरोड़ा या राकेश अस्थाना। तो सही ऑप्शन जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है सील वर्धन सिंह जी। तो सील वर्धन सिंह यहाँ पे सीआईएसएफ के नए चीफ बनाए गए हैं। अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, और जैसा मैंने आपको बताया है कि जब भी आप अपॉइंटमेंट को पढ़ें तो अपॉइंटमेंट के टर्म में जितने भी ऑस्पेक्ट्स हैं उनको भी आप डिटेल में जरूर पढ़ लें, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑस्पेक्ट्स का मतलब ये है कि इनको कितने साल के लिए अपॉइंट किया गया है, इन्होंने पिछली सर्विस किस डिपार्टमेंट में दी है या किस रोल में दी है, राइट। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि सील वर्धन सिंह के बारे में, तो वो सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं और प्रेजेंट में वो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी जो है हैदराबाद में, वहां पे डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है सीआईएसएफ के लिए, ये आपको जरूर याद कर लेना चाहिए, राइट। और यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जरूर आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, या जो क्वेश्चंस वहां पे बनेंगे उनके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह ये काम कर सकते हैं। तो आप इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ लें और याद कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां पे भी आप हमको फॉलो करें, ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो, राइट। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।